जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के लेक्चर में। आज दोस्तों वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट जो कि पीएसआईआर ऑप्शनल यानी कि यूपीएससी में अगर आपका पीएसआईआर ऑप्शनल है या फिर यूजीसी नेट की आप पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन से तैयारी करते हैं तो दोस्तों वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट में आज हम बात करने वाले हैं थॉमस हॉब्स के ऊपर। थॉमस हॉब्स के ऊपर दोस्तों मैं बात करूं उससे पहले जो है मैं आपको बता दूं कि हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है। इस व्हाट्सएप ग्रुप को जो है आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे जो है इतने सारे मेंबर जुड़े हुए हैं, यहाँ पे आप मुझसे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं और इसको ज्वाइन करना ना भूलें। चलिए जो है हमेशा की तरह बिना किसी बकवास के लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों बात जब थॉमस हॉब्स की आती है तो थॉमस हॉब्स आप जानते हो दोस्तों बहुत बड़ा नाम है। इनका जन्म जो है 1588 में यानी कि 1588 में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वो 1679 हुई। और ये दोस्तों जो है अगर देखा जाए तो रेनेसां के बाद जो है यानी कि पुनर्जागरण जब हो चुका था यूरोप में या उसके बाद जो है पोस्ट में ये पैदा हुए। दोस्तों अगर बात की जाए तो ये दोस्तों प्री मैच्योर बॉर्न हो गए। प्री मैच्योर बॉर्न का मतलब क्या हुआ? प्री मैच्योर बॉर्न का मतलब ये हुआ जैसे कई बच्चे क्या होते हैं कि इनको जो है ज़्यादा जल्दी मची रहती है बाहर आने का, तो इसलिए जो है ये पहले जो है बॉर्न हो गए थे प्री मैच्योरली। Heard of Spanish armada had set sail to attack England, therefore Hobbes से हॉब्स के बारे में दोस्तों एक कथन फेमस है कि जब ये जन्म हुआ था तो ये काफ़ी डर का माहौल था, क्योंकि उस समय जो है अगर देखा जाए तो ब्रिटिश हिस्ट्री में प्यूरिटियन रिवॉल्यूशन चल रही थी। प्यूरिटियन रिवॉल्यूशन का दोस्तों मतलब होता है कि उस समय जो है वहाँ पे क्रांति चल रही थी, जैसा कि आपने जो हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, इसी कालखंड में चल रही थी। तो इनका दोस्तों एक फेमस कथन है, एक स्टेटमेंट है कि फियर और आई वर बॉर्न ट्विंस टुगेदर, यानी कि मैं और डर जो है जुड़वा दोनों साथ साथ जो है जन्म लिए थे। काफ़ी अच्छा कथन है। और साथ ही में जो है ये इसके पीछे कारण ये है कि जब इनका जन्म हुआ था तो उस समय जो है काफ़ी ट्रबल का माहौल था, काफ़ी संकट भरा माहौल था उस समय। जब इनका जन्म हुआ तो इन्होंने जन्म के समय ही आपने देखा कि जो है अगर पूरे देखा जाए तो आज़ादी व्यक्ति की उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी ज़्यादा उसकी सुरक्षा महत्वपूर्ण होती है। ये देखिए, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी व्यक्ति के विचार आखिर बनते कैसे हैं। इनके विचार देखिए जन्म के समय ही बन रहे हैं कि आज़ादी तो चलो 3-5 हम देख लेंगे, लेकिन सबसे पहली चीज़ है सिक्योरिटी, सबसे पहली चीज़ है सुरक्षा। कि कोई व्यक्ति पता चला सिक्योर ही नहीं है, पता चला क्रांति चल रही, कोई व्यक्ति की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी कौन लेगा? तो इन्होंने दोस्तों एक कॉन्सेप्ट दिया, एब्सोल्यूट राइट टू लाइफ, यानी कि आपसे कोई जो है आपका जो लाइफ का राइट है वो आपका कोई ना छीन पाए। सिर्फ जो है प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ, यानी कि जो है अगर आर्टिकल नंबर 21 आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखोगे तो प्रोसीजर जो है आप इस्टेब्लिश करके एक लॉ के द्वारा जो है आप किसी की लाइफ को छीन सकते हो, ठीक है। तो ये है, लेकिन जो है सबसे पहली चीज़ है कि लिबर्टी जो है पहले व्यक्ति की नहीं आती, लिबर्टी सेकंड नंबर पे आती है। सबसे पहले किसी का ऑर्डर फर्स्ट आता है, यानी कि जो है ऑर्डर और सिक्योरिटी जो है सबसे पहले किसी भी व्यक्ति की महत्वपूर्ण होती है। इनका दोस्तों रिलेवेंस की बात की जाए तो कार्ल मार्क्स ने इनको जो है कहा है कि ये फादर हैं ऑफ ऑल ऑफ अस, यानी कि हम सब के पिताजी जो है ये थॉमस हॉब्स थे, ठीक है। इसके पीछे क्यों ये स्टेटमेंट दिया गया कि ये सबके फादर हैं? तो इसके पीछे दोस्तों कारण ये है कि इन्होंने जो है अगर देखा जाए तो कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेंटी दिया था, मतलब संप्रभुत्ता का सिद्धांत दिया था। चलिए जो है आगे बात करते हैं। तो इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर वर्क्स की बात की जाए तो इनकी बुक का नाम है लेवियाथन, जैसा कि आप सभी जानते हो, जिसको जो है जला दिया गया था क्योंकि ये चर्च के ऊपर प्रहार करती थी। और इनके अदर जो वर्क हैं वो द एलिमेंट ऑफ लॉ, नेचुरल एंड पॉलिटिक, बेहेमोथ, डे कॉर्पोरे जिसको हम द बॉडी भी कह सकते हैं, डी साइब, द सिटीजन भी कह सकते हैं, डी होमाइन, ये दोस्तों जो है इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। दोस्तों इनका कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेंटी दोस्तों क्या है? तो ये जैसा कि आप पता है कि जब इनका जन्म हुआ तो उस समय मॉडर्न एज चल रही थी, राइज हो रहा था, जो है उदय हो रहा था नेशन स्टेट का। और इन्होंने जो है सेंट्रलाइज अथॉरिटी की बात की। सेंट्रलाइज अथॉरिटी का मतलब ये हुआ कि इनका जो कॉन्सेप्ट है वो दोस्तों सॉवरेंटी का कॉन्सेप्ट है, यानी कि संप्रभुत्ता का कॉन्सेप्ट है। इन्होंने दोस्तों पहली बार जो है कंप्लीट थ्योरी दी, स्टेट की जो है कंप्लीट थ्योरी दी। और इन्होंने जो है सुप्रीम अथॉरिटी जो है स्टेट को बताया कि स्टेट जो है सुप्रीम अथॉरिटी है और उसका इसेंशियल फीचर जो है वो पनिशमेंट है, यानी कि जो है जो भी उसके द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन नहीं करेगा और उसे जो है पनिशमेंट से दंडित किया जाएगा, क्योंकि भय बिन होए न प्रीति, यानी कि जो है भय के बिना, फियर के बिना जो है आप लॉ को इन्फोर्स ही नहीं करा सकते हो। और एक स्टेट का फंक्शन क्या है? तो स्टेट का फंक्शन है लॉ को मेक करना, यानी कि बनाना, जो इसको नहीं फॉलो करते हैं उसको पनिश करना। और पनिशमेंट दोस्तों नेसेसरी है, क्योंकि जो अगर आप पनिशमेंट
एक पर्सन को नहीं करोगे तो अदर भी जो है करने के लिए मोटिवेट होंगे और इससे अनार्की पूरे राज्य में जो है अराजकता फैल जाएगी। और अनार्की देखा जाए तो जो अराजकता होती है वो थ्रेट टू लाइफ करती है, क्योंकि उससे जो है ज़िंदगियाँ जो है अगर देखा जाए तो आपकी ज़िंदगी जो है खतरे के उस पर आ जाती है, आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है। और स्टेट का काम ही है कि इस अनार्की को, यानी कि जो थ्रेट टू लाइफ आपको मिला है उसको रोक करके रखना, यानी कि आपकी ज़िंदगी की रक्षा करना। मैग्नीट्यूड पनिशमेंट का क्या होगा, तो दोस्तों जो तीव्रता है यानी कि जो परिमाण हो पनिशमेंट का वो उतना होगा जितना जो है आपको प्लेजर मिलता उस कृत्य के कर देने से। मतलब जैसे मान लीजिए जो है आपको 2 रुपए की खुशी मिल रही है किसी कृत्य को करने से, तो उसकी पनिशमेंट आपको 4 रुपए की मिलेगी, यानी कि 4 रुपीज़ की मिलेगी। पुलिस जो है वो सिर्फ यूज कर सकती है फोर्स का, प्राइवेट पर्सन जो है फोर्स को यूज नहीं कर सकता है, अदरवाइज उसको जो है हम क्राइम मानेंगे। ठीक है, हॉब्स ने दोस्तों यहाँ पे कहा था कि जो लॉ होता है, लॉ जो है वो कमांड होती है एक सोवरेन की, यानी कि लॉ इज़ द कमांड ऑफ सोवरेन, यानी कि जो है अपने आप में संप्रभु है, जो अपने सोवरेन वो हर स्टेट है जो किसी दूसरे विदेशी व्यक्ति से जो है किसी विदेशी के संबंध के बगैर जो है अपने निर्णय लेता है, अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मामलों को देखता है किसी भी थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट के। दोस्तों यहाँ पे जो है अगर देखा जाए तो स्टेट के पास पूरी मोनोपोली है उसकी टेरिटरी में जो रहने वाले जो लोग हैं उन पे फोर्स का यूज करने की। दोस्तों ऑब्जेक्टिव होप्स का क्या है तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव जो दोस्तों होप्स का है ये जो है अगर देखा जाए तो होप्स जो था वो साइंस की एज से आता था और इसने इसीलिए जो है साइंटिफिक बेसिस दिया पॉलिटिकल थ्योरी का, साइंटिफिक बेसिस दिया, ये साइंटिफिक बेसिस से जो है अपनी पॉलिटिकल थ्योरी को प्रूव करेगा। हॉब्स दोस्तों बिलीव करता था कि साइंटिफिक थ्योरी जो है उसी के अनुसार जो है हम जिस प्रकार से फिजिक्स में, साइकोलॉजी में, ज्योमेट्री में, उसी प्रकार से जो है हम साइंटिफिक थ्योरी से जो है अपनी पॉलिटिक्स को जस्टिफाई करेंगे। इसने दोस्तों अगर देखा जाए तो मैकेनिकल मटेरियलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया। जैसे जिस प्रकार से ज्योमेट्री जो है यूजफुल थी फिलॉसफी में प्लेटो के समय, दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि प्लेटो ने जो है फिलॉसफी में ज्योमेट्री का जो है यूज हल्के फुल्के किया और ज्योमेट्री का मतलब होता है लॉजिकली जो है प्रयोग किया प्लेटो ने। उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो फिलॉसफी जो है वो भी दोस्तों लॉजिक पे बेस्ड होती है और इसीलिए जो है साइंटिफिक थ्योरी जो है एक रिक्वायर होगी लॉजिकल कंसिस्टेंसी को देने के लिए। साइकोलॉजी का प्रयोग अगर देखा जाए तो ये जो है मैकियावेली ने पहली बार जो अगर देखा जाए तो मैकियावेली देखते आपने देखा होगा मैकियावेली साइकोलॉजी का ही तो प्रयोग कर रहा है ह्यूमन नेचर का, कि ह्यूमन नेचर ऐसा है जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। दोस्तों ये हॉब्स जो है फिजिक्स का प्रयोग करता है क्योंकि उस समय जो है अगर देखा जाए तो काफ़ी जो है शायद न्यूटन का ज़माना है और इसीलिए जो है फिजिक्स का बोलबाला है। तो ये फिजिक्स को जो है एक जो है मेथड जो है अप्लाई करता है अपने कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए और ये मेथड का नाम है रिजोल्यूटिव कंपोजिट मेथड। और रिजोल्यूटिव कंपोजिट मेथड दोस्तों है वो गिवन है, जो इसको रिजोल्यूटिव कंपोजिट जो मेथड है इसको रेने देकार्ते ने दिया था। ठीक है, और इसने सिर्फ उसको अप्लाई किया है अपनी जो चीज़ों को समझाने के लिए। इसने क्या कहा कि सबसे पहले किसी भी कॉम्प्लेक्स फिनोमेना को जो है ऑब्जर्व करो, फिर उसमें जो इन्वॉल्व एलिमेंट्स हैं, जैसे सबसे पहले आपको क्या करना है किसी भी कॉम्प्लेक्स फिनोमेना को ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने के बाद क्या करना है, ऑब्जर्व करने के बाद आपको इसके एलिमेंट पार्ट्स को तोड़ना है। ये देखिए दोस्तों अगर देखा जाए तो मैं आपको सीधी सी भाषा में बता दूं तो ये आंसर राइटिंग आपको सिखा रहा है कि आप सबसे पहले कॉम्प्लेक्स फिनोमेना पकड़ो, उसके बाद जो आंसर राइटिंग में जो है उसको ब्रेक डाउन कर दो। ठीक है, इस्टेब्लिश काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, यानी कि उसके कारण और काज को जो है पता करो कि ये जो है उसमें क्या रिलेशनशिप है। उसके बाद जो है उसका एक्सप्लेनेशन दे दो कि ऐसा होता है तो ऐसा होता है, ऐसा होता है तो ऐसा होता है। दोस्तों इन्होंने कहा है कि जितने भी पॉलिटिकल फिनोमेना होते हैं वो सब हमारे जो है मूवमेंट, हमारे जो पार्टिकल्स माइंड में करते रहते हैं यानी कि उधर उधर घूमते रहते हैं, उन्हीं के द्वारा होते हैं। माइंड अगर देखा जाए तो मैटर का मिलकर बना है और मैटर जो है वो अगर देखा जाए तो जब तक हम जिंदा हैं तब तक जो है वो मैटर मोशन में रहता है और मोशन जो है 2 प्रकार से रिएक्ट करता है। जैसे हमारे दिमाग में जो है मूवमेंट जो है पार्टिकल का होता रहता है और वो 2 प्रकार से रिएक्ट करता है। जैसे एक रिएक्शन उसका होता है लव, दूसरा रिएक्शन होता है आवर्जन, यानी कि जो चीज़ें हमें प्लेजर देती हैं उनके प्रति हमारा लव रहता है, जबकि जो आवर्जन यानी कि जो चीज़ें हमें काफ़ी ख़राब लगती हैं उनके प्रति हमारा आवर्जन रहता है। और ह्यूमन नेचर दोस्तों उसके बारे में भी जो है हॉब्स काफ़ी डिटेल में बताता है कि जो मैन होता है यानी कि जो व्यक्ति होता है वो अगर देखा जाए तो फंडामेंटल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ह्यूमन नेचर का वो यूटिलिटेरियन है। यूटिलिटेरियन का मतलब मतलब अगर देखा जाए तो हमेशा उपयोगिता को देखता रहता है। उपयोगिता का मतलब
मतलब किस चीज़ से कितनी खुशी मिल रही है, कितनी सुख मिल रहा है, मतलब इस प्रकार की चीज़ों से जो है उसकी उपयोगिता पे डिपेंड करता है। यानी कि जो चीज़ जितनी उपयोगी होगी, वो जैसे मान लीजिए आप सीधी-सी बात समझ लीजिए, आपके लिए वो व्यक्ति उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना वो काम का होता है। तो मैन भी जो है अगर देखा जाए तो यूटिलिटेरियन है, वो इंडिविजुअलिस्टिक है। इंडिविजुअलिस्टिक का मतलब ये हुआ कि वो अगर देखा जाए तो वो इंडिविजुअलिस्टिक है, यानी कि सबसे पहले जो है वो अपने स्वार्थ को देखता है, समझे? और वो हमेशा जो है अपने स्वार्थ को ही देखेगा। और ये जो चीज़ है वो हॉब्स बता रहे हैं कि मैन जो है वो इंडिविजुअलिस्टिक है। पॉजेसिव है, पॉजेसिव का मतलब हुआ ये हुआ कि वो उसकी हमेशा जो है प्लेजर रहता है, हमेशा जो है कोई ना कोई इच्छा के लिए जो है वो पॉजेसिव रहता है कि ये चीज़ हमें मिल जाए, समझे? और ये एक बार नहीं, ये हमेशा जो है पूरी ज़िंदगी भर उसके साथ यही होता रहता है। वो किसी न किसी चीज़ की इच्छा में लगा रहता है, वो कंटिन्यू जो है चाहता है कि उसे जो है सुख मिले, और उसके लिए जो है वो हर चीज़ को अपना बनाना चाहता है। पावर सीकिंग एनिमल है, यानी कि जो इंसान होता है वो जानवर है एक प्रकार का, जिसको हमेशा जो है पावर चाहिए। और पावर जो है उसकी सोर्स है हैप्पीनेस का, यानी कि हर व्यक्ति जो है पावर की तलाश में जो है सर्च में रहता है। और ये उसकी जो सर्च है, यानी कि जो खोज है, वो उसके मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाती है। लेकिन दुनिया में अगर देखा जाए, पावर तो लिमिटेड है, तो वो क्या करता है, किसी की पावर छीनता है तो किसी की पावर लेता है। और पावर दोस्तों जो है एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, यानी कि एक व्यक्ति की पावर आप दूसरे से कंपैरिजन कर सकते हो, किसी की आप इंडिविजुअल लेवल पे किसी की पावर कितनी है ये नहीं बता सकते हो। पावर एक जीरो सम गेम है। जीरो सम गेम का मतलब ये हुआ कि किसी की जो है पावर छीनी भी जा सकती है, ली भी जा सकती है, और जिससे आप छीनोगे तो उतनी मात्रा में उसकी पावर कम हो जाएगी, यानी कि पावर जो है वो जीरो सम गेम है। और जो इंसान है वो अगर देखा जाए तो इनसिक्योर है, असुरक्षित है। उसे हमेशा जो है डर बना रहता है कि कोई उस पे जो है अटैक ना कर दे। सबसे ज़्यादा डर जो है इसके ऊपर रहता है मृत्यु का, कि मृत्यु जो कोई ना कर दे, या फिर जो है जो लाइफ है उसके लिए, यानी कि जीवन है वो उसके लिए जो है सबसे बड़ा सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है। और राइट टू लाइफ जो है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर दोस्तों जो है उसने जो है इसी चीज़ के लिए एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया। सोशल कॉन्ट्रैक्ट की वो थ्योरी देता है अपनी जनरल अंडरस्टैंडिंग को दिखाने के लिए। वो दोस्तों एक हाइपोथेसिस कॉन्सेप्ट लेता है, जो एक कैपिटलिस्ट स्कॉलर लेते हैं। मतलब कैपिटलिस्ट स्कॉलर जिस प्रकार से एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट लेते हैं, उसी प्रकार से ये भी जो है कैपिटलिस्ट स्कॉलर की तरह एक हाइपोथेसिस एग्जाम्पल लेते कॉन्सेप्ट लेता है, ताकि जो है जो स्टेट का ओरिजिन है उसको समझाया जा चुके सके कि स्टेट का ओरिजिन आखिर हुआ कैसे था। तो जितने भी दोस्तों सोशल कॉन्ट्रैक्ट थिंकर हैं वो सभी जो है ह्यूमन नेचर सबसे पहले बताते हैं, और फिर जो है स्टेट का नेचर बताते हैं। और और अगर देखा जाए तो इसका जो स्टेट का नेचर है वो दोस्तों है कुछ ऐसा है कि यहाँ पे जो है हर व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार, अपने प्रकृति के अनुसार रह रहा है। और यहाँ पे थिंकर जो है कुछ सम प्रॉब्लम देगा, मतलब यहाँ पे जो थिंकर है वो कुछ प्रॉब्लम भी देता है कि समस्या क्या है। जैसे इसकी समस्या क्या है, व्यक्ति की सुरक्षा की, व्यक्ति की जान की सुरक्षा करना इसकी मेन प्रॉब्लम है। विच विल कंपेल पीपल टू इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जब एक समस्या खड़ी होगी, तब जो है वो जो थिंकर है, यानी कि थॉमस हॉब्स जो है एक कॉन्ट्रैक्ट में जो है आपको इंटर कराएगा, जिसको हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। और कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों जो है उससे स्टेट बनेगा, और स्टेट की जो है कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, ठीक है। तो अप्लीकेशन जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा हॉब्स के द्वारा, तो उसको जो है बताया गया है। इसने कहा है कि जो ह्यूमन नेचर होता है वो इंडिविजुअलिस्टिक होता है, यानी कि स्वयं के बारे में लाल देखता रहता है, स्वार्थी होता है। यूटिलिटेरियन होता है, यानी कि हमेशा जो है उपयोगिता को तरजीह देता है ह्यूमन नेचर। और ये अगर देखा जाए तो नॉट सोशल बाय नेचर, सोशल बाय कंपल्सन, यानी कि जो है ये सामाजिक जो है नेचर के द्वारा नहीं होता है सामाजिक, बल्कि जो है कंपल्सन के द्वारा जो है उसको मजबूर किया जाता है। स्टेट ऑफ नेचर कैसा है, तो स्टेट ऑफ नेचर जो है वो अगर देखा जाए तो रिफ्लेक्शन ऑफ नेचर है। जो स्टेट ऑफ नेचर है ना ही सोशल है ना ही पॉलिटिकल है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये कोई भी सोशल कंटेंट थिंकर हो वो दो चीज़ें आपको पहले बताएगा, एक तो ह्यूमन नेचर और स्टेट ऑफ नेचर, ठीक है। और ये सबका बदलता रहता है। तो स्टेट ऑफ नेचर अगर देखा जाए तो दोस्तों इसने बताया है कि स्टेट ऑफ नेचर जो है वो ना ही सोशल है ना ही पॉलिटिकल है, यानी कि सब जो है एकदम आतताई बने हो घूम रहे होंगे। जैसे यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी जो है इसका पता होना चाहिए कि स्टेट ऑफ नेचर इज अ स्टेट ऑफ वार ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, यानी कि जो स्टेट है नेचर, जो नेचर है स्टेट का वो वार का है, क्योंकि कोई पॉलिटिकल कोई सोशल डेवलपमेंट तो है नहीं, इसलिए जो है हर व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहा है। यहाँ पे कोई भी प्रकार का आर्ट, लिटरेचर, लेटर, इंडस्ट्री, नेविगेशन का जो है स्कोप नहीं बनता है।
और लाइफ काफ़ी नेस्टी, पुअर, ब्रूटिश और शॉर्ट है, मतलब बहुत छोटी है, बहुत ख़राब ज़िंदगी है। लाइफ ऑफ मैन इज कंटिन्यूअस सर्च फॉर पावर आफ्टर पावर विच सीजन ओनली विद डेथ, यानी कि जो है व्यक्ति की जो ज़िंदगी होती है वो ज़िंदगी भर जो है पावर की तलाश में रहता है, और ये तलाश जो है उसकी मृत्यु के साथ ख़त्म हो जाती है। ये अपनी रिजल्यूटिव कंपोजिट मेथड देता है, वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। और ये बताता है कि स्टेट ऑफ नेचर जो है वो स्टेट ऑफ वार है, यानी कंटिन्यू युद्ध चल रहा है और हर व्यक्ति अपनी सुरक्षा के बारे में सोच रहा है। और हाब्स दोस्तों पहला ऐसा व्यक्ति था उस जिसने जो है अगर देखा जाए तो सभी ऑल ह्यूमंस को इक्वल ठहराया, और इसने कहा है कि जो स्टेट है वहाँ पे इनसिक्योरिटी है और कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी को मार सकता है, जबकि व्यक्ति हमेशा इंडिविजुअलिस्टिक और यूटिलिटेरियन रहता है। और ये जो है इन्फीरियर सोल और सुपीरियर सोल के कॉन्सेप्ट को नहीं अपनाता है, जिस प्रकार से प्लेटो और जो सुकरात वगैरह ने इन्फीरियर और सुपीरियर सोल का अपनाया था और व्यक्तियों को जो है डिवाइड कर दिया था क्लास सिस्टम तरीके से, या फिर जो है क्लास बना दी थी, उस प्रकार से जो है ये थॉमस हॉब्स से नहीं डिवाइड करता है, सबको इक्वल रखता है, ऑल ह्यूमंस को। ये बात याद रखनी चाहिए। इसने दोस्तों कहा कि ऑल ह्यूमन बिकॉज हैव इक्वल कैपेसिटी टू किल अदर, सम फिजिकली स्ट्रांग, सम अदर यूज क्राफ्टीनेस, सम किल अलॉन, सम इन ग्रुप्स, यानी कि जो है अगर इसी प्रकार से सोशल और पॉलिटिकल जो चीज़ें हैं वो स्टेट में नहीं रहेंगी तो इससे कोई भी व्यक्ति जो स्टेट ऑफ वार है उसमें किसी भी व्यक्ति को मारा जा सकता है कभी भी। इससे इनसिक्योरिटी, असुरक्षता और जो है अगर देखा जाए बढ़ेगी, और ये जो है इससे डायलेमा एक बनता है, डायलेमा ऑफ अनलिमिटेड डिजायर्स एंड लिमिटेड गुड, यानी कि डिजायर्स तो अनलिमिटेड है व्यक्ति की, लेकिन जो गुड्स हैं वो लिमिटेड हैं। हर व्यक्ति जो है पावर चाहता है, जो इंसान है वो पावर सीकिंग एनिमल है, उसको आखिर कैसे रोकेंगे? इसके लिए जो है हम सब क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट इसलिए करते हैं ताकि जो है ये सर्च जो है प्लेजर की ये ख़त्म हो सके और हर व्यक्ति जो है प्लेजर की सर्च में जो है रुक जाए। पार्टी कॉन्ट्रैक्ट की क्या है, तो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में जो है अगर देखा जाए तो स्टेट नहीं है, सभी ने सभी के साथ जो है आल विद आल जो है कॉन्ट्रैक्ट किया है, स्टेट ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, ये बात याद रखिएगा। और इसलिए स्टेट पे जो है किसी प्रकार की ऑब्लिगेशन नहीं है, जो ऑब्लिगेशन है वो दोस्तों जो है पीपल पे है, यानी कि लोगों को है। इस आउटकम क्या होगा इस कॉन्ट्रैक्ट का, तो आउटकम दोस्तों ये होगा कि सब जो है इस एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा जो है सब एग्जिस्टेंस में रह सकेंगे। और जो है जो थॉमस हॉब्स है इसके लिए जो वर्ड यूज करता है वो कॉमनवेल्थ यूज करता है, ठीक है। प्रोसेस कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा, तो जो प्रोसेस कॉन्ट्रैक्ट का होगा इसमें जो व्यक्ति हैं वो अपने सारे जो नेचुरल राइट्स होते हैं, सारे जो नेचुरल राइट्स होते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो पावर है वो एक जीरो सम गेम है, और जो आपके जितने भी नेचुरल राइट्स हैं उनकी पावर जो है आप किसको दे दोगे, स्टेट को दे दोगे। जब आप स्टेट को दे दोगे तो आप हो जाओगे पावरलेस, लेकिन आपके पास एक अधिकार रहेगा, वो रहेगा राइट टू लाइफ, ठीक है। ये अधिकार आपका नहीं दिया जाएगा, ट्रांसफ़र नहीं होगा, बाकी सारे अधिकार आपने जो है ट्रांसफ़र कर दिए हैं कॉन्ट्रैक्ट में। इन स्टेट ऑफ नेचर एब्सोल्यूट राइट, नो लिमिटेशन, एवन किल, ठीक बता ही चुका हूँ। अब दोस्तों कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स क्या है, यानी कि जो है अधिकारों का कॉन्सेप्ट क्या है थॉमस हॉब्स में। तो हॉब्स दोस्तों अगर देखा जाए तो वो जो है नेचुरल राइट्स में जो है बिलीव नहीं करता है, नेचुरल राइट्स में बिलीव नहीं करता है, क्योंकि उसका मानना है कि नेचुरल राइट्स अगर होंगे तो कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को कभी भी मार देगा, और इससे जो है किसी के राइट्स सुरक्षित नहीं रहेंगे। और ये कहता क्या है कि जो सोर्स है राइट्स का वो स्टेट है, स्टेट जो है आपको लॉ एंड ऑर्डर जो है मेंटेन करेगा, जिसमें जो है आप अपने राइट्स को एंजॉय कर सकते हो। ये थ्योरी ऑफ लीगल राइट्स देता है। थ्योरी ऑफ लीगल राइट्स का मतलब कि पार्लियामेंट ही जो है एक सोर्स है, स्टैच्यूटरी बॉडी है जो कानून बनाएगी, उससे जो है आपको राइट्स आपके मिल जाएंगे। जबकि यूएस में देखा जाए तो नेचुरल राइट्स हैं। नेचुरल राइट्स का मतलब कि प्रकृति ने हमें ही, नेचर ने ही अधिकार दिए हैं और कोई हमें नहीं दे सकता है। ये यूएस में कॉन्सेप्ट है, जबकि ब्रिटेन में अलग कॉन्सेप्ट है। और फंडामेंटल टू एग्जिस्टेंस ऑफ मैन, यानी कि जो है जब व्यक्ति जन्म लेता है तो नेचुरल राइट्स के साथ जन्म लेता है, ऐसा यूएस में कॉन्सेप्ट है। इंडिया में देखा जाए तो बहुत कॉन्सेप्ट हैं, यानी कि दोनों कॉन्सेप्ट हैं, नेचुरल और लीगल राइट्स दोनों कॉन्सेप्ट हैं। यहीं पे जो है हॉब्स अगर देखा जाए तो हॉब्स जो है वो कहता है कि मैन हैड नेचुरल राइट्स इन स्टेट ऑफ नेचर, यानी कि स्टेट ऑफ नेचर में जो है नेचुरल राइट्स थे, लेकिन जो है एक जो अथॉरिटी थी वो अब्सेंट थी, जिसलिए जो है कोई भी व्यक्ति जो है वहाँ पे जो माइट था, यानी कि जो ताकतवर था वही राइट था, यानी कि जो ताकतवर वही जो है अपना झंडा गाड़ता था, वही जो है ताकतवर जो है अपना रूल करता था। लेकिन अकॉर्डिंग टू हॉब्स कॉन्सेप्ट ऑफ राइट इज अ सोशल पॉलिटिकल, यानी कि जो राइट का कॉन्सेप्ट है, यानी कि अधिकारों का कॉन्सेप्ट है, वो एक सामाजिक और राजनीतिक कॉन्सेप्ट है। और सबसे पहली चीज़ है जो स्टेट की है वो राइट प्रदान करना नहीं है, बल्कि सबसे पहली चीज़ जो स्टेट के लिए होनी चाहिए वो सिक्योरिटी होनी चाहिए, देन लिबर्टी होनी चाहिए। और सबसे पहले लिबर्टी नहीं देनी चाहिए, सबसे पहले सिक्योरिटी, जान माल की सुरक्षा करना पहला स्टेट का दायित्व होना चाहिए, देन जो है लिबर्टी को आप देखोगे। मैन जो है अगर देखा जाए तो सारे जो है नेचुरल पावर स्टेट को दे सकता है, दे देता है, और अपने सारे जो है ट्रांसफ़र कर देता है राइट्स को।
आउटकम इसका क्या होता है? तो आउटकम दोस्तों ये होता है कि स्टेट जो है ऑल पावरफुल बन जाता है, क्योंकि पावर जो है वो जीरो सम गेम है, और इंसानों ने अपनी पावर जो है, जो ह्यूमन ने अपनी पावर जो है अपनी स्टेट को दे दी थी। और जो मैन होता है उसने अपनी सॉवरेंटी को खो दिया है, क्योंकि वो ट्रांसफ़र कर चुका है राइट्स को, और स्टेट पावरफुल बन चुका है और मैन जो है पावरलेस हो चुका है, लेकिन मैन के पास अभी भी राइट टू लाइफ है। दोस्तों अगर देखा जाए तो जो लॉ मेड होंगे स्टेट के द्वारा वही जो है मान्य होंगे। इसको जो है लीगल पॉजिटिविस्ट आप भी कह सकते हो, या एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है। अगर अदर ट्रेडिशन ऑफ लॉ में देखा जाए तो कुछ जो है कानून रिलीजियस होते हैं, कस्टमरी होते हैं, नेचुरल होते हैं, फिलहाल उससे लेना देना नहीं है। लीगल पॉजिटिविज्म का मतलब ये है कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ से जो है आपको अधिकार आपके मिलेंगे, ठीक है, और ये प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ आपको ब्रिटेन में देखने को मिलता है, ठीक है। अब हाफ से दोस्तों का देखा जाए तो पॉजिटिव लॉ को ही रियल लॉ मानता है, यानी कि जो है जो कमांड है सोवरेन की, और ये दोस्तों का देखा जाए स्टेट को पनिशमेंट का भी पावर देता है, ठीक है। और हाफ्स कहता है कि अगर देखा जाए तो हाँ ठीक है, इसने एक कॉन्सेप्ट और दिया था कि कोवेनेंट्स विदाउट स्वार्ड्स आर नथिंग बट वर्ड्स, यानी कि अगर स्टेट को जो आपने पावर ऑफ पनिशमेंट नहीं दी, अगर आपने जो है अगर देखा जाए तो पनिशमेंट की पावर नहीं दी, तो फिर जो है आपके ये जो शब्द हैं उसको कोई मानेगा नहीं, यानी कि जो आप बोलोगे या स्टेट जो कहेगा वो काम होएगा नहीं। यानी कि जो है पावर ऑफ पनिशमेंट बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि लॉ इज़ द कमांड ऑफ सोवरेन, और सोवरेन की बात जो है अब नहीं, क्योंकि अगर जो है आप स्टेट की बात नहीं मान रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को सोवरेन बता रहे हो, और जब आप अपने आप को सोवरेन बता रहे हो तो एक ही जगह में दो सॉवरेन लोग, स्टेट और आप, कैसे रह सकते हो? इसीलिए जो है पनिशमेंट की पावर स्टेट के पास होनी चाहिए। दोस्तों हाफ्स जो है वो राइट टू लाइफ पे क्या कहता है, तो उसको भी जो है आपको सुनना चाहिए। राइट टू लाइफ पे कहता है कि मैन जो है वो यूटिलिटेरियन है। मैन कैसा है? मैन जो है वो यूटिलिटेरियन है। तो दोस्तों हाफ्स जो है वो राइट टू लाइफ पे कहता है कि मैन जो है यूटिलिटेरियन है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, और वो हमेशा हैप्पीनेस की तलाश में रहता है। और ये जगह देखा जाए तो हैप्पीनेस की तलाश के चक्कर में वो जो है अपने राइट, अगर देखा जाए तो सारे जो है उसने किसको दे दिए हैं? स्टेट को दे दिए हैं। लेकिन जो उसका राइट टू सेल्फ डिफेंस है, क्योंकि राइट टू लाइफ तो उसके पास है, अगर स्टेट जो है उसके लाइफ को छीनता है तो उसके पास उसको प्रतिरोध करने की, यानी कि जो है रजिस्ट करने की जो है ताकत है, क्योंकि राइट टू लाइफ जो है उसने नहीं दिया है, और ये इन अलाइनेबल है, यानी कि किसी के साथ अलाइन नहीं किया जा सकता है। साथ ही में स्टेट को जो उसने नॉन ट्रांसफरेबल है, यानी कि ये अधिकार जो है हस्तांतरित नहीं किए जा सकते हैं। ऑब्लिगेशन स्टेट के पास यही है कि वो जो है किसी की लाइफ को जो है प्रिजर्व करे, पनिश करे जो भी जो है उसकी लाइफ को छीने, और स्टेट कांट डिप्राइव एनीवन फ्रॉम द राइट टू लाइफ एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। दैट मीन्स मतलब ये निकलता जा करके है कि राइट टू लाइफ से जो है स्टेट किसी भी व्यक्ति की वंचित नहीं कर सकता है, जब तक कि जो है उसको प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ से जो है अगर देखा जाए तो कानून बना करके हाँ आप जो है उसकी राइट टू लाइफ छीन सकते हो। हाब्स का जो व्यू है वो लिबर्टी को लेकर के क्या है, इसको भी जो है आपको जानना चाहिए। हाब्स कहता है कि हर व्यक्ति का देखा जाए तो अपनी लिबर्टी को लेकर के फियरफुल रहता है, और वो अगर देखा जाए तो लिबर्टी जो है वो क्योस को भी जो है जिम्मेदार होती है। क्योस का मतलब, क्योंकि हर व्यक्ति को अगर आज़ादी दे दोगे तो एक अनार्की, अराजकता फैला देगा, इसलिए जो है कुछ लिमिटेशन जरूरी है, और इससे जो है किसी दूसरे व्यक्ति की थ्रेट टू लाइफ चला जाएगा, और जब थ्रेट टू लाइफ चली जाएगी तो दूसरे की जिंदगी खतरे में आ जाएगी। तो स्टेट का काम क्या है? इन हॉब्स वी सी कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, बट ही इज नॉट अ चैंपियन ऑफ लिबर्टी, लेकिन वो जो है चैंपियन नहीं है लिबर्टी का। वो कहता है कि सबसे पहले सिक्योरिटी देन लिबर्टी, गेव कॉन्सेप्ट बट डिड नॉट सपोर्ट इट। उसने लिबर्टी का कॉन्सेप्ट दिया है, लेकिन ये नहीं कहा है कि लिबर्टी पहला है, लिबर्टी नहीं, पहले ऑर्डर एंड सिक्योरिटी देन लिबर्टी। फिर लिबर्टी है कहाँ पे? इसने कहा है आपके पास लिबर्टी वहीं पे है जहाँ पे लॉ साइलेंट है। मतलब देखिए कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है कि लॉ सारे मुद्दों पे तो बना नहीं सकता स्टेट, इसलिए जहाँ पे लॉ ना बनाओ वहाँ पे लिबर्टी एंजॉय करो, यानी कि लिबर्टी आपकी वहीं है। लिबर्टी इज वेयर लॉ इज साइलेंट, जिस पे लॉ बना नहीं है वहाँ पे आप लिबर्टी को एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों यहीं पे जगह देखा जाए तो लिबर्टी और फ्रीडम सिग्निफाइज प्रॉपरली द अब्सेंस ऑफ अपोजिशन इन एक्सटर्नल एपिडेमिक्स ऑफ मोशन, यानी कि जो है यहाँ पे जब बाहरी बाधाएं मौजूद ना हो तो जो है आप अपनी लिबर्टी को जो है कर सकते हो, इंजॉय कर सकते हो। अब यहाँ पे दोस्तों बाधाएं भी दो प्रकार की होती हैं, जैसे एक पर्सन जो बीमार है वो जो है अपनी लिबर्टी को एंजॉय नहीं कर पा रहा है, ये इस प्रकार की लिबर्टी की बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है कि जब जैसे बोतल में पानी भरा तो बोतल की पानी बाहर क्यों नहीं आ रहा है, उसके पीछे कारण है कि बोतल की जो दीवार है वो उसको बाहर नहीं आने दे रही। वो इस प्रकार की लिबर्टी की बात कर रहा है कि लिबर्टी वहीं पे है जहाँ पे लॉ साइलेंट है। दुनिया में अगर देखा जाए तो पहला जो है मॉडर्न थिंकर जो है थॉमस हॉब्स ही हुआ था, और इसने जो है ये एक मैटर ऑफ डिबेट भी है, कहा जाता है कि मैकियावेली, जॉन बोदिन या हॉब्स जो है कौन ये पहले मॉडर्न थिंकर थे।
तो मैकियावेली का देखा जाए तो वो सेपरेट उसने रिलीजन और पॉलिटिक्स को किया था। मैकियावेली ने जो है धर्म और राजनीति को अलग अलग किया था। और हमारे भारत की सबसे बड़ी दुख की बात यही है कि हमारे यहाँ धर्म और राजनीति को एक ही घुसड़ दिया गया, इसलिए जो है हम लोग कभी इतने महान बन ना पाए। तो मैकियावेली अगर देखा जाए तो उसने पहली बार रिलीजन और पॉलिटिक्स को अलग किया था, लेकिन और उसने पहली इंप्रेशन भी छोड़ी थी नेशन स्टेट की मैकियावेली ने। लेकिन उसको जो है फर्स्ट मॉडर्न थिंकर इसलिए नहीं कहा जाता है क्योंकि उसने कंप्लीट थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी ऑफ स्टेट नहीं दिया था, इसलिए उसको अगर देखा जाए तो ट्रांजिशनल थिंकर कह सकते हैं। क्योंकि मेडिवल टाइम्स जो है एंड होने वाला था और मॉडर्न टाइम जो है शुरू होने वाला था। और इसको जो है अगर देखा जाए, ना ही एक मैकियावेली कंप्लीटली इंटायरली मॉडर्न है और ना ही जो है ये पूरी तरीके से अगर देखा जाए ना ही मेडिवल है। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन थिंकर है, ठीक है, मैकियावेली, और इसने कंप्लीट थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी ऑफ स्टेट नहीं दी थी। वहीं पे दोस्तों एक जीन बोदिन है, जीन बोदिन, ये दोस्तों का देखा जाए तो फर्स्ट थे जिन्होंने जो है थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी दी थी, यानी कि जो है संप्रभुत्ता का सिद्धांत देने वाले ये पहले व्यक्ति थे। और इन्होंने कहा था कि सोवरेन इज सुप्रीम पावर ऑफ स्टेट ओवर सिटीजन एंड सब्जेक्ट्स, यानी कि सोवरेन जो है वो सुप्रीम पावर है किसकी, स्टेट की, किस पे, ओवर सिटीजन एंड सब्जेक्ट्स, यानी कि जो सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, और जो सब्जेक्ट हैं उन पे जो है स्टेट की सोवरेन पावर है। लेकिन वो पार्शियल थ्योरी देता है। पार्शियल थ्योरी का मतलब ये कि वो सेकुलर मैटर में ही अगर देखा जाए तो थ्योरी ऑफ सोवरेंटी देता है, लेकिन चर्च में जो है, रिलीजन में, धर्म में जो है चर्च ही सुप्रीम है। इसलिए जीन बोदिन को जो है अगर देखा जाए तो हम मॉडर्न थिंकर नहीं मानते हैं। हॉब्स अगर देखा जाए वो पहली बार जो है पहली कंप्लीट थ्योरी दे देता है स्टेट सॉवरेंटी की, इसीलिए जो है हम इसको पहला मॉडर्न थिंकर मानते हैं। और इसने चर्च को भी जो है स्टेट के अंडर ला दिया, जबकि जीन बोदिन जो है वो चर्च को रिलीजन मामले में दे रहा था छूट। और इसीलिए कहा जाता है, फेमस स्टेटमेंट है कि वाइल बोदिन वाज स्टैंडिंग ऑन द गेट्स ऑफ मॉडर्निटी इट वाज होप्स हु जंप्ड इनसाइड द गेट, यानी कि जो है बोदिन देखा जाए तो मॉडर्निटी के गेट पे ही खड़ा था, लेकिन हॉब्स एक व्यक्ति था जिसने जो है उस गेट के अंदर जंप कर दिया। अब दोस्तों साबाइन जो है वो हॉब्स का क्रिटिसिज्म करता है और कहता है कि हॉब्स वाज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअलिस्टिक, यानी कि जो हॉब्स है वो सबसे मतलब ज़्यादा अगर देखा जाए अब तक की जितने भी महान हुए उसमें सबसे ज़्यादा जो है इंडिविजुअलिस्टिक है। इंडिविजुअलिस्टिक मतलब ये है कि उसने जो है इंडिविजुअल को ज़्यादा योगदान दिया है। फिलॉसफी है ये इंडिविजुअलिस्टिक, अगर देखा जाए तो मॉडर्न वेस्ट की एक फिलॉसफी है जिसमें सेल्फ इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दी जाती है कलेक्टिव इंटरेस्ट के तुलना में, यानी कि पार्ट इज प्राइड टू होल, यानी कि जो है एक भाग को जो है ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है एक पूर्ण के मुकाबले। इंडिविजुअलिस्टिक अगर देखा जाए दोस्तों जो है वो दो प्रकार के जो है होते हैं। एक होते हैं नॉर्मेटिव जो वैल्यू बेस्ड होते हैं, यानी कि इंडिविजुअलिस्टिक एक प्रकार की वैल्यू है जो मॉडर्न वेस्ट में आपको देखने को मिलेगी। मेथडोलॉजिकल जो है इंडिविजुअलिस्टिक भी होते हैं, जो अगर देखा जाए तो ये एक मेथड है पॉलिटिकल थ्योरी को बिल्ड करने की। हॉब्स अगर देखा जाए तो मैथडोलॉजिकल और नॉर्मेटिव दोनों प्रकार के इंडिविजुअलिस्टिक थे। और अगर देखा जाए तो हॉब्स वाज इंडिविजुअलिस्टिक इन एजम्पशन बट एब्सोल्यूटिस्ट इन इट कंक्लूजन, यानी कि जो है अपने एजम्पशन में हॉब्स इंडिविजुअलिस्टिक थे लेकिन अपने जो कंक्लूजन थे उसमें जो है एब्सोल्यूटिस्ट थे। ठीक है, अब क्या, अब सवाल आता है कि अच्छा यहाँ पे सवाल जो है ये आप एक समझ लीजिए कि जो स्टेटमेंट था ये सीबी मैकफर्सन ने दिया था। एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब ये है कि जो है एब्सोल्यूट अथॉरिटी ऑफ स्टेट को जो है दर्शाए, और जो इंडिविजुअलिस्टिक अगर देखा जाए तो पर्सन के पक्ष में जो है बोला है। हॉब्स दोस्तों जो देखा जाए तो क्या ये वाकई में इनकंसिस्टेंट थे, ये सवाल खड़ा होता है। तो नो, सवाल है, जवाब है कि नहीं, क्योंकि मोस्ट जो ऑफ द जो कंसिस्टेंट जो फिलोसफर हैं वो जो है सजेस्ट करते हैं एडॉप्शन ऑफ अप्रोच ऑफ ज्योमेट्री टू बिल्ड लॉजिकल एंड सिमेट्रिकल थ्योरी। हिज एब्सोल्यूटिज्म इज अ लॉजिकल कंसिस्टेंट रिबिल्ट ऑन इंडिविजुअलिज्म सिंस मैन इज एक्सट्रीमली इंडिविजुअल नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू लिव इन एब्सोल्यूट स्टेट, यानी कि जो है मैन जो है अगर देखा जाए तो एक्सट्रीमली इंडिविजुअल है, इसलिए वो जो है अगर देखा जाए तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है एब्सोल्यूट स्टेट में रहना। नॉट नेसेसरी दैट अ पर्सन कैन नॉट बी इंडिविजुअलिस्ट एज वेल एज एब्सोल्यूटिस्ट, यानी कि जो है ऐसा जरूरी नहीं है कि जो है कोई भी व्यक्ति इंडिविजुअलिस्टिक और एब्सोल्यूटिस्ट एक साथ नहीं हो सकता है। एब्सोल्यूट स्टेट जो है वो इंडिविजुअल नेचर पे जो है बन सकता है। ठीक है, तो इसलिए जो है हॉब्स इनकंसिस्टेंट नहीं है, क्योंकि जो एब्सोल्यूट स्टेट है वो इंडिविजुअलिस्टिक बेस पे बन सकता है। ऐसा नहीं है कि जो है ये दोनों साथ साथ नहीं हो सकते हैं। इंडिविजुअलिस्टिक इन कंक्लूजन एज वेल इंडिविजुअलिस्टिक पर एक्सीलेंस। ठीक है, और ये अगर देखा जाए जो थॉमस हॉब्स था वो अगर देखा जाए तो सबसे इंडिविजुअलिस्टिक में सबसे महान था।
थॉमस हॉब्स का अगर देखा जाए तो ये जो है इसका हॉब्स थ्योरी जो है पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन पे क्या है, तो दोस्तों ये कहता है कि मैन इज ऑब्लिगेट टुवर्ड स्टेट, यानी कि मैन पे जो है जिम्मेदारी है स्टेट के प्रति ऑब्लिगेट रहने की, ऑब्लिजाइज रहने की। बिकॉज इन अब्सेंस ऑफ स्टेट, या स्टेट के अब्सेंस में जो है मैन की जो लाइफ होगी वो काफ़ी खतरनाक हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, ताकतवर ही ताकत बनेगा। और नॉट ओनली टेल्स ऑब्लिगेशन आल्सो गिव्स पावर टू पनिश दोज हु डोंट ओबे, यानी कि जो है जो भी कानून को नहीं मानेगा उसको जो है पनिशमेंट दिया जाएगा। जबकि अरिस्टोटल और प्लेटो जो थे वो रजिस्ट करने का सिद्धांत नहीं देते थे, मतलब अगर कोई भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार की उसकी लाइफ छीनी जा रही है तो उसको अधिकार नहीं है कि वो रजिस्ट करे उसका। और राइट टू लाइफ को जो है प्लेटो और अरिस्टोटल जो है इतना तरजीह नहीं देते थे, जबकि हॉब्स जो है वो राइट टू लाइफ को जो है अगर देखा जाए कोई भी छीनेगा बिना प्रोसीजर स्टेब्लिश बाई लॉ तो उसको रजिस्ट करने का अधिकार देता है। यहाँ पे दोस्तों क्रिटिसिज्म एक प्रकार का और भी है, उसको भी आपको सुनना चाहिए। किसी ने कहा है कि जो लेवियाथन उसकी बुक थी वो एक फ्रूटलेस बुक थी हिस्ट्री की, एंड अ यूजलेस बुक थी पॉलिटिक्स की, यानी कि जो है हिस्ट्री की एक फ्रूटलेस बुक और पॉलिटिक्स की एक यूजलेस बुक थी। ये वैगॉन का कथन है। वैगॉन दोस्तों का देखा जाए तो ये कंटेम्प्रेरी है हॉब्स के टाइम का, और इसने जो है हार्डली जस्टिफाइड किया है। मैकियावेली की तरह हॉब्स जो है हमेशा क्रिटिसाइज किया जाता है सच बताने के लिए, और हॉब्स की जो बुक है वो बैन कर दी गई थी, जला दी गई थी, और इसको जो है पॉइजनस टैडपोल भी जो है डिस्क्राइब किया जाता है, पॉइजनस टैडपोल। तो दोस्तों आज का लेक्चर जो है थॉमस हॉब्स के ऊपर खत्म हुआ। यदि जो है आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और हमारी इसी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पे पूरी सीरीज बनी हुई है। पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन के स्टूडेंट हैं, यूपीएससी स्टूडेंट है, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।